बैच में आप सभी का स्वागत है। जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं उन सभी का वेलकम है भाई। और आज 28 जुलाई है और हम आज से शुरू करने वाले हैं स्टूडेंट अपना मेंस का बैच 2023 के एग्जाम्स को टारगेट करके। जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं वो पूरी तरीके से निश्चिंत रहें, क्योंकि इस बैच से मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि जितने भी सवाल बन सकते हैं मेंस के लेवल पे, लगभग 2500 से 3000 टाइप के सवाल हैं फिक्स टाइप के जो पेपर में आते हैं, वो सारे ही मैं आपको इस बैच में कराऊंगा। मैं वो उधेड़ने वाला काम नहीं करूंगा कि भाई आदि मैंने रिकॉर्डिंग डाल दी है भाई। जैसे परसेंटेज में अगर हम बात करें तो 15 तरह की चीजें हो जाती हैं, इलेक्शन, कमीशन, वेन डायग्राम, डेविशन, एग्जाम बेस्ड, ए इंटू बी कांस्टेंट, चीनी वाले सवाल, ज्यादा कम वाले सवाल, 15 तरीके के हो जाते हैं। तो कम से कम एक टाइप के अगर बच्चा 5-5, 10-10 सवाल भी करे तो भी 100 क्वेश्चंस तो मैं आपको इसी में करवाऊंगा ही करवाऊंगा, 100+। ठीक है ना। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सारे लोग। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई टीचर आपसे कहे देख मैंने आपको तेरे परसेंटेज के 30 सवाल करवा दिए, खत्म हो गया। संभव ही नहीं है कि 15 से ज्यादा तो वैरायटी ही है मोटी मोटी। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर फीस थोड़ी सी ज्यादा है, फीस कम कर दीजिए। भाई फीस कहीं से भी ज्यादा नहीं है। आप हमारी मेहनत भी तो देखिए। डेली हम अब सवा घंटे की क्लास लेंगे और 2.5 महीने में 2 से 2.5 महीने के में आपको एक कोर्स जो है कंप्लीट भी करवाएंगे। अगर आपको फीस कम करवानी है तो आप मोदी जी से भी बोलिए ना कि जो एजुकेशन पे 18% जीएसटी लग रहा है उसको हटा दो। जो आपके सीनियर जीएसटी डिपार्टमेंट में जा चुके हैं आप उनसे गुजारिश करो कि जीएसटी डिपार्टमेंट वाले हड़ताल करें। वो बोले हम देश में से कोई जीएसटी इकट्ठा नहीं करेंगे जब तक आप एजुकेशन से जीएसटी नहीं हटाओगे। है भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो बहुत सारे फैक्टर हैं मेरे प्यारे भाई। फीस बहुत ही मिनिमल और मामूली सी है। आपके सिलेक्शन के सामने यह धनराशि कुछ भी नहीं है। आपके सिलेक्शन के सामने यह क्लास रोज यूट्यूब पर नहीं होगी। आज पहली और फर्स्ट लाइव क्लास है तो डेमो है, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। कल से क्लास कैरियर एप्लीकेशन पर होगी। मैं पहले से एक बार बता देना चाहता हूं कि ये जो बैच है सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला बैच, श्योर सिलेक्शन बैच, सारे ही सब्जेक्ट का, इंग्लिश का भी, मैथ्स का भी, रीजनिंग का भी, जीएस का भी, कैरियर एप्लीकेशन पर ये इस टाइम अवेलेबल है। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। समझ में आया? देखिए, क्योंकि केवल गणित से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, गणित के साथ साथ आपको बेहतर परफॉर्म करना इंग्लिश में भी और जीएस में भी, क्योंकि ओवरऑल इन चारों सब्जेक्ट के बेसिस पे कट ऑफ लगेगी। श्योर सिलेक्शन बैच इसका नाम हमने इसलिए दिया है क्योंकि पिछली साल जो है इस एप्लीकेशन पर हमारे 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, जिनका हमारे पास डाटा भी अवेलेबल है। 10,000 से बच्चे तो वो है जिन्होंने फॉर्म भरा है, जो हमारे पास खुद आए। बाकी कितने इनडायरेक्टली वे में सपोर्ट किए हैं उसका तो कोई गिनती ही नहीं है। ठीक, तो हमारा प्रयास इस साल भी यही है कि अच्छे परसेंटेज में बच्चे सिलेक्शन हो और जो बच्चा मेहनत करे वो निकले। वो बच्चे भी जो कई साल से लगे हुए, 3-3, 4-4 साल से, उनके आगे के साल खराब ना हो, इसलिए हमने जो है इसको श्योर सिलेक्शन बैच को पढ़ा है। मैं ये भी कहता हूं कि जिस बच्चे ने 0 to हीरो जो हम मैथ स्पेशल होता है, अगर वो ढंग से पढ़ लिया है तो वाकई में उसको मेंस पढ़ने की कोई जरूरत है ही नहीं। वो कि इसमें केवल प्रैक्टिस होगी। आप ये उम्मीद करो कि इसमें मैं छोटी छोटी सी बातें आपको बताता रहूं कि रेशियो की परिभाषा क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी को मर्ज कैसे करते हैं, तो ऐसी बच्चों वाली चीजें नहीं होंगी। आपको मेंस समझने के लिए प्री का सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और पढ़ने के लिए कंटेंट बहुत ज्यादा है। हां जी, ये बाइलिंगुअल है मेरे दोस्तों, बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में सीट अपलोड होगी। सबसे अच्छी बात और है कि इसमें जो है मैं आपको सैंपल पेपर भी करवाऊंगा। सैंपल पेपर लगभग 20 के आसपास सैंपल पेपर करवाऊंगा, और सैंपल पेपर की क्वालिटी वही रहेगी जो मैंने आपको प्री से पहले इस यूट्यूब चैनल पे करवाए। 20 सैंपल पेपर मैंने सॉल्व कराए, मुझे लगता है कि वो यूट्यूब पर सबसे बेस्ट सैंपल पेपर है प्री के लिए, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन के साथ, सबसे क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ। डिफिकल्ट नहीं, क्वालिटी वाले क्वेश्चन। डिफिकल्ट और क्वालिटी वाले क्वेश्चन में फर्क होता है। तो मैं वो आपको 20 मेंस के सैंपल पेपर भी कराऊंगा संडे या सैटरडे। टाइम नहीं होगा तो हम इसको रिकॉर्डेड देंगे। ठीक है भाई। और इसमें हम एक टॉपर्स के साथ बच्चों का एक प्राइवेट ग्रुप भी बनाएंगे कि जो बच्चे अभी जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं पिछले साल या उससे पिछले साल, वो आपको गाइड भी कर पाए, क्योंकि मैं हर समय अवेलेबल नहीं हो रहूंगा आपको छोटी छोटी बातें बताने के लिए।
ठीक। जितने भी लेटेस्ट चीजें हैं, आपका सिलेक्शन पोस्ट का पेपर हुआ है, आपके आईसीआर का पेपर हुआ है, बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड सवाल जो है हम करवाएंगे आपको। ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी एग्जाम में ट्रेंडिंग क्या नया चल रहा है। अगर आप ट्रेंडिंग को ही पढ़ के चले जाओ ना तो भी कल्याण हो जाए। आप पढ़ते वो रहते हो जिसका कोई सेंस नहीं है। मैं आपको वो पढ़ाऊंगा जो एक्चुअल में सेंसफुल है, जो पेपर में आने वाला है। ठीक है भाई, बोलिए। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में सभी के साथ। परसेंटेज से हम शुरू करेंगे, प्रतिशत से। और परसेंटेज की मेरे दोस्तों 4 क्लासेस में आपको करवाऊंगा और 4 क्लासेस में हो जाएगा। 2 टाइम स्लॉट हमने बनाए हैं, एक अर्थमेटिक का और एक एडवांस मैथ का। तो अर्थमेटिक की क्लास तो मॉर्निंग में चलेगी और एडवांस की क्लास शाम को इवनिंग में चलेगी 8 बजे। ऐसा इसलिए किया कि बच्चों को बीच में टाइम भी मिल जाएगा। दोपहर के टाइम में वो अपना मॉक टेस्ट लगा सकते हैं कि मेंस का जो पेपर है वो आपका दोपहर के समय में ही होना है। तो मैं हर बच्चे से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो मॉक टेस्ट लगाए तो 10 बजे से 2 बजे के बीच में लगाए। उसका और ज्यादा फायदा, क्योंकि आपका एक्चुअल एग्जाम भी इसी टाइम पर होगा। ये बच्चा कह रहा सर बेसिक से होगा। इनका बेसिक को मैं बेसिक बेसिक घुमा घुमा के मारूंगा मैं तुमको। अभी भी बेसिक ही चाहिए तुमको। कब तक बेसिक को पकड़ कर रोते रहोगे? जिंदगी में जरूरत ही बेसिक वाली पूरी करना है, कभी उससे आगे मत बढ़ना तुम। चलिए, ये बात सभी लोगों को समझ में आई है? ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें टीसीएस के बेस लेटेस्ट कंटेंट में आपको यहां पे मैं आपको करवाऊंगा। जैसे अगर हम किसी भी चैप्टर के 100 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 100 में से 80 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के रहेंगे, अलग अलग एग्जाम के, केवल सीजीएल के नहीं। क्योंकि कंपनी एक ही है टीसीएस जो सबका पेपर करवा रही है, एग्जामिनर भी वो गिने चुने वो सारे पेपर बना रहे हैं, तो मानसिकता एक ही है सारे पेपर्स की। और 20 क्वेश्चन में आपको फ्रेश करवाऊंगा जो पेपर में आ सकते हैं। मुझे लगता है कि ये सुधारों का एग्जामिनर नया बना सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम काम करेंगे। तो आपका जो स्कोर है, अगर किसी बच्चे का स्कोर मैथ्स में जैसे 90 नंबर का आपका आना है, मैथ्स 90 में से अगर किसी बच्चे का स्कोर 50 के आसपास अटक रहा है तो 50 से 90 तक का सफर मैं यहां पे करवाऊंगा। ऐसा नहीं कि आपका स्कोर ही गणित में 2 नंबर आ रहा है, 2 का तो खैर आ ही नहीं सकता, 10 नंबर आ रहा है और आप मुझे उम्मीद करो कि सर 10 से 90 तक ले जाना है मेंस में। ऐसा नहीं है। आपका ऑलरेडी इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि आपका स्कोर कम से कम 50 बना, और 50 से 90 तक का सफर यहां पे कंप्लीट होगा। समझ में आया? आंसर की बहुत जल्दी आ जाएगी, आंसर की को लेकर परेशान हो। मेरे अंदाजे से मात्र हफ्ते 10 दिन के अंदर आपकी आंसर की आ जाएगी, और भी पहले आ सकती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? शुरू करें, पढ़ना शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सभी लोग आग लगा देंगे मेरे प्यारे भाई। देखिएगा, परसेंटेज प्रतिशत। सबसे पहली बात आपको समझनी चाहिए कि किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। आप कहोगे सर ये क्या मजाक है, हमको आता है। देखो, मजाक करना भी जरूरी होता है, ज्यादा सीरियस आदमी दुखी हो जाता है। ठीक है ना? जिन बच्चे को बेसिक नहीं पढ़ा, जो कमजोर हैं, तो मैं एक काम करूंगा, मैंने सारे बेसिक कंसेप्ट की स्लाइड और पीपीटी बनवा ली है और वो पीपीटी में अपलोड करवा लूंगा। आपके पास समय है तो आप उनको ऐसे करके देख सकते हो, और आपको पूरा विश्वास है कि मुझे ये सब चीजें आते हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आप उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स? हालांकि मैं सारी पीपीटी ही आपके उसमें अपलोड करवाऊंगा। समझ में आया है? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है। बड़ी बड़ी फ्रैक्शन है, उनको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे मेरे प्यारे भाई, ये सारा मैंने यहां पे पीपीटी की फॉर्म में बनाया हुआ है। जिस बच्चे को प्रैक्टिस करना है वो यहां से सीख सकता है। अब जैसे मैं आपसे ये पूछने लगूं, मैं आपसे स्टूडेंट ये पूछने लगूं कि बताओ 418.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, बताइए जरा। मैं आपसे ये पूछने लगूं कि 418.33% की जो है फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। मल्लिका जी कह रहे हैं 65-80 आता है, बहुत उम्मीद लेके आए हैं, हर एग्जाम में फुल लाना है मैथ्स में। मल्लिका जी 65-80 आ रहा है तो 90 आने लगेगा आपको, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। दिक्कत तो वह जो लड़के बहुत ही अभी पीछे हैं जी। 418.33% की फ्रैक्शन वैल्यू मैं आपसे पूछ लेता हूं। चलो यही छोटी सी बात से शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे छोटे छोटे कदमों से।
प्रीतम शर्मा जी कह रहे हैं रुकना नहीं है, ये खुद से वादा करो, जितनी है डिमांड काम उससे ज्यादा करो। बेटा प्रीतम शर्मा जी, अगर तुम्हारी इरादे डिमांड से ज्यादा काम करने के होते तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ना करते। फिर आप गुड़गांव की किसी कंपनी में चक्कर लगा रहे होते इस टाइम ऑटो में बैठ के। काम ना करना पड़े इसलिए तो गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं लोग। हकीकत तो यही है। 418 पर ऐसा है नहीं। अब कभी रेलवे वालों से, एसएससी वालों से पूछो कितना वर्कलोड है। जैसे जैसे इंडिया डिजिटल होगा वैसे वैसे काम ज्यादा करना पड़ेगा। मैं आपसे पूछता हूं, देखिए अगर इस तरह की टिपिकल परसेंटेज हो, हमें इन्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हमें इसे ब्रेक कर करके करना पड़ेगा बेटा। 418.33% को आप ऐसे सोचना शुरू करो कि 400%, ठीक है बच्चों, प्लस 18%। यहां पर और भी एग्जांपल लिखे हुए हैं, 18% को तो नहीं, 418 400% प्लस 10% प्लस 8.33%। यही मतलब हुआ। ये आप दिमाग में कर सकते हो, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं स्टूडेंट केवल। भाई 100% का मतलब 1 होता है, तो 400% का मतलब 4 हो जाएगा बच्चों। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, 1/10 हो जाएगा। अब 8.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 8.33% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/12, 1/12 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 10-12 का एलसीएम मेरे दोस्तों 60 आ जाएगा। तो 60 की 40 में गुणा 240, 6 246 और 12 पंजे 60, 251, यानी कि 251/60। तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी 251/60 होगी। आप बोलोगे जी सर ये तो बड़ी अच्छी सी बात है। इस तरीके से आपको करना है मेरे दोस्त, 7/12 जोड़ के। पागल हो गए क्या आप लोग हैं? कुछ भी बोलते हो। आगे चलेगा मेरे दोस्तों। देखो ये तो बहुत मामूली सी बातें हैं। असली जो बात आपको समझनी है, मैं अपने सवालों में इस्तेमाल करता हूं एक शब्द बार बार, स्केलिंग फैक्टर या मल्टीप्लाइंग फैक्टर। देखिए जब भी हम किसी संख्या को चेंज करते हैं मेरे दोस्तों, किसी परसेंटेज से बढ़ाते हैं घटाते हैं, तो क्या बदलाव होता है वो समझना है। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया कि हमने किसी संख्या को 28% बढ़ाया, 28% बढ़ाया, तो इस बात का मतलब क्या है बच्चों? 28% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/25, कि 4% का मान 1/25 होता है। ये 4% का 7 गुना है 7/25। मैं आपसे कहता हूं कि हमने किसी संख्या को 28% बढ़ाया, इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि नीचे जो होता है वो हमेशा बेस वैल्यू होती है। कि अगर किसी संख्या का इनिशियल मान 25 है मेरे प्यारे भाई, तो बच्चों 25 का 28% आप निकालोगे तो 25 का 28% ही 7 के बराबर होता है। अगर किसी संख्या का शुरुआती मान 25 है तो 25 से कितना बढ़ गया? 7 बढ़ गया, 32 हो गया। यानी कि इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक मान और अंतिम मान का जो रेशियो होगा वो 25:32 होगा। ये मतलब है अगर किसी संख्या को 28% बढ़ाएंगे तो संख्या की अगर इनिशियल वैल्यू 25 यूनिट है तो 25 यूनिट से बढ़ के 32 यूनिट हो जाएगी। यानी कि कितने गुना होगी मेरे दोस्तों? 32/25 गुना हो गई। तो इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, कि जब हमने किसी संख्या को 28% बढ़ाया तो संख्या की जो वैल्यू है अपनी इनिशियल वैल्यू से 32/25 गुना हो गई। समझ में? एग्जाम्पल से और समझाते हैं। जैसे चीज बहुत आसान है, मैं आपसे कहूं कि हर चीज अपने आप पे 100% होती है। आप किसी संख्या को 28% बढ़ाओ तो 100% से कितना हो जाएगा? 128%। 100 से 128% हो गया 1.28 गुना। तो इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसी बात को अगर मैं रेशियो में कहूंगा तो 28% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/25 से जो नीचे होता है वो हमेशा बेस वैल्यू होती है। 25 को भाई 7 बढ़ाओगे तो कितनी हो जाएगी? 32। तो हमने मेरे दोस्तों मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? यहां से 32/25 गुना। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। एक और एग्जांपल है, जैसे मैं आपसे कहे कि हमने किसी संख्या को 44% घटाया, तो 44% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 11/25। यानी कि संख्या का अगर इनिशियल मान 25 है तो 25 का 44% ही 11 होता है। तो 25 से 11 घट के संख्या की फाइनल वैल्यू कितनी रह जाएगी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? 14। तो आप मुझे बताओ अगर संख्या 25 से 14 हो गई तो यानी कि संख्या कितने गुना हुई? 14/25 गुना। यही आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। समझ में आया? नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत बहुत ज्यादा है भाई। मैं आपसे कहता हूं कि कोई संख्या k है, आपने उसको x% बढ़ाया। कितना बढ़ाया? x%। तो अब संख्या क्या हो जाएगी? भाई k तो थे ही, भाई संख्या k तो थी ही,
और आपने क्या किया मेरे दोस्तों, k का x% बढ़ाया, k का x% बढ़ाया, यानी कि मेरे दोस्तों k तो थी, आपने k का x% और बढ़ाया, तो अब संख्या k इंटू 1 प्लस x% हो जाएगी। 1 प्लस x%, इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 प्लस x%। x% का मतलब होता है x बटे 100। तो मैं आपसे बात कहना चाहता हूं, हर जगह मैं इस बात का इस्तेमाल करूंगा कि अगर आप किसी भी संख्या को x% बढ़ाओगे, x%, तो संख्या की जो वैल्यू है वो 1 प्लस x% से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है भाई, या फिर हम इस बात को मेरे दोस्तों 1 प्लस x बटे 100 भी कह सकते हैं। x% का मतलब होता है स्टूडेंट x बटे 100। ये बेसिक सी बातें हैं जो जानना चाहिए मेरे दोस्तों आपको। जो हमसे पढ़े हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर आप किसी संख्या को x% घटाओगे, हर चीज अपने आप में 100% होती है, 1 होती है, तो 1 से x% घटाओगे तो 1 माइनस x% रह जाएगी, या फिर 1 माइनस x बटे 100। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया। एग्जाम्पल से समझाते हैं, एग्जाम्पल से ध्यान से सुनिएगा। कोई संख्या x है, आप उसको 37% बढ़ाओगे। x का मतलब होता है x गुणा 1, 1 का मतलब होता है मेरे दोस्तों 100%। हर संख्या के आगे 100% तो है, 100% से 37% बढ़ाओगे तो 137% हो जाएगी। 137% मतलब 1.37x। तो ये जो 1.37 है इसी को मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं। कोई संख्या y है, y को 45% घटाओगे, हर चीज 100% होती है, 100 में से 45 घटाओगे तो कितनी रह जाएगी, 55%, 0.55। कोई संख्या z है, z को 45.45% घटाया। अब ये टिपिकल परसेंटेज है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो भाई। 9.09% कितना होता है बच्चों, 1/11। ये उसका 5 गुना है तो 5/11। तो मेरे दोस्तों हर चीज अपने आप में 1 होती है, 1 को 5/11 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 16/11 गुना। तो z की जो वैल्यू है वो 16/11 गुना हो जाएगी। समझ में? इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ऐसी कोई संख्या u है, u को आपने 46 सही 2/3% घटाया। अब आप मुझे खुद बताओ कि 46 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, जल्दी से जवाब दो। 40 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बताइएगा। 7/15 भाई, 1/15, 6 सही 2/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 7/15। यानी कि हर चीज अपने आप पे 1 होती है, आपने 7/15 उसको घटाया तो वैल्यू क्या रह जाएगी, u का 8/15 गुना हो जाएगी। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो ये जो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। कंसेप्ट क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट को? चलिए, जिन बच्चों को आता उनको कोई दिक्कत नहीं है। असली कहानी तो यहां से शुरू होती है, सवाल नंबर 1 से। मुझे आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। हर एक फिक्स टाइप की लैंग्वेज का हम एक सवाल लेंगे यहां पर। ये बताइएगा, देखो आप देख ही सकते हैं कि पहला सवाल ही हमने एकदम लेटेस्ट लिया है, और परसेंटेज का सबसे बेसिक सवाल यही है। ऐसा नहीं है कि मेंस के पेपर में आसान सवाल ले आएंगे। अगर मेंस के पेपर में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 30 क्वेश्चन में से 26 से 27 क्वेश्चन इजी आएंगे, इजी या फिर इजीएस्ट। केवल 3 से 4 सवाल मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के होंगे जो आपको परेशान कर सकते हैं। जी ये बताइएगा बच्चों, मैं आपको सोचने समझने का टाइम देता हूं। यदि किसी एग्जाम में रोहन के जो अंक है पवन से 36% कम है, तो पवन के जो अंक है वो रोहन से कितने परसेंट ज्यादा हैं। बेस बदल दिया, बोला ये है मेरे दोस्तों रोहन और ये है पवन। रोहन के जो अंक है पवन से 36% कम है। अब 36% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 4% होता है 1/25। 36% 4 का 9 गुना है 9/25। आप बोलोगे हां जी सर। तो रोहन के जो अंक है पवन से 9/25 कम है, तो पवन के अंक रोहन से कितने ज्यादा हैं, केवल बेस बदल दिया। तो आपको कंसेप्ट पता है कि भाई अगर ये 9 कम है तो ये 9 ज्यादा होगा मेरे प्यारे भाई। रोहन के अंक अगर पवन से 9 कम है तो पवन के 9 ज्यादा होंगे। बेस क्या आएगा, 25 माइनस 9 16, 16। तो मेरे दोस्तों यही आपका बेस बनेगा 16। 25 माइनस 9 16, यही आपका बेस बन जाएगा 9/16। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, जो कि 3 है, थर्ड ऑप्शन। भाई ये 9/16 को आप जल्दी से कैसे लिखोगे, 9/16 का मतलब ऐसे लिखो 8/16 प्लस 1/16। 8/16 तो आधा हो गया ना, आधा यानी कि 50%। 50% में 1/16 6.25% जोड़ेंगे तो 56.25% आ गया।
आपको पूरा रेशियो बनाने की जरूरत नहीं है कि बच्चों की तरह रेशियो बना रहे हैं। ये कंसेप्ट आप सीखिए। बेस बदलता है, ये जितना कम है उतना ज्यादा होगा। नीचे क्या आएगा, इन दोनों का इफेक्ट, 25 माइनस 9 16। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सवाल नंबर 2, एक एक टाइप का एक एक सवाल हम करेंगे तभी पूरा सिलेबस निपट पाएगा इतने कम टाइम में। जल्दी बताओ। इनकम टैक्स में 22% की कमी हो जाने के कारण है भाई, सॉरी, वृद्धि हो जाने के कारण, आयकर में 22% की वृद्धि हो जाने के कारण शुद्ध आय यानी कि नेट इनकम 3% कम हो जाती है। आयकर की दर क्या है बताओ स्टूडेंट्स, कौन करेगा? फिक्स पैटर्न का सवाल है, हर कोई जानता है। दो तरीके से मैं आपको बताऊंगा, बेसिक भी और शॉर्टकट भी। एक बात ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, नेट इनकम क्या होता है? जो कमाता है आदमी वो है इनकम, जो कमाता है वो इनकम है। इनकम में से आदमी जमा करता है टैक्स, इनकम में से टैक्स सरकार को देने के बाद जो आदमी के पास बचा वो होता है नेट इनकम, शुद्ध आय। अगर आप 100 रुपए कमाते हो, 100 में से 10 रुपए सरकार टैक्स ले लेती है तो आपके पास 90 रुपए बचेगा। बोला है टैक्स 22% बढ़ गया, टैक्स का जो अमाउंट है वो कितना बढ़ गया? 22% बढ़ गया, टैक्स 22% बढ़ गया। आपकी जो नेट इनकम है, जो शुद्ध आय है, वो क्या हो गया? वो नेट इनकम आपकी 3% कम हो गई। तो आपको पता है कि सरकार टैक्स बढ़ाएगी उतनी ही आपकी नेट इनकम कम हो जाएगी। भाई सरकार आपसे 10 रुपए ज्यादा टैक्स लेने लगे, आपके पॉकेट में 10 रुपए कम बचेंगे, तो बराबर होना चाहिए। यानी कि आदमी की नेट इनकम और वो जो टैक्स दे रहा है उसका जो रेशियो आएगा वो 22:3 आएगा, 22:3। आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला रेट ऑफ इनकम टैक्स, आदमी 3 रुपए टैक्स देता है, 3 रुपए, तो उसकी पॉकेट में 22 रुपए बचते, उसकी नेट इनकम 22 है। तो कुल कमा कितना रहा है बताओ? कोई आदमी सरकार को 3 रुपए टैक्स दे रहा है, 22 रुपए पॉकेट में बचे, तो उसने 22 और 3 25 रुपए कमाए होंगे टोटल। 25 में से 3 सरकार को टैक्स दिया, तभी उसके पास मेरे दोस्तों 22 रुपए बचे होंगे। तो यही इनकम टैक्स है। 3/25, 1/25 4% होता है, 3/25 12%। 12% आयकर की दर है, ए ऑप्शन। ये बेसिक है, लेकिन बेसिक बेसिक को ये एक फिक्स पैटर्न का सवाल है, आपको इसका डायरेक्ट शॉर्टकट पता होना चाहिए। है? ठीक है भाई, देखो ये आप करोगे, आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये फिक्स पैटर्न का सवाल है, एग्जाम में इस तरीके से आपको नहीं करना है। डायरेक्ट इसका शॉर्टकट है कि भाई इनकम टैक्स 22% बढ़ गया तो नेट इनकम 3% कम हो गई। तो आपसे पूछा है आयकर की दर, तो 3 बटे इन दोनों को आपको जोड़ देना है, 3/3 + 22, यानी कि 3/25, और ये डायरेक्ट आ गया 12%, क्योंकि 1/25 4% होता है, ये 3 गुना है तो 12% आ गया। लेकिन ये आपको पता जरूर होना चाहिए, वो बच्चा बिल्कुल फेल है जिसने रट रखा है। काफी जगह किताबों में आपको ये मिल जाएगा, रटना नहीं है, रटना आपको है, पर ये आपको पता होना चाहिए पहले कि नेट इनकम क्या होता है, इनकम क्या होता है, टैक्स क्या होता है, तब आप उसके बाद आपको वो जो है शॉर्ट ट्रिक रटनी है। जी आगे चलेंगे। सवाल है आपके सामने 3, लेटेस्ट आईसीआर टेक्नीशियन 2023 के पेपर का सवाल है ये वाला। देखो 2 सिंपल लैंग्वेज के सवाल है ये, नेट इनकम की लैंग्वेज पे। एक मैंने आपको करा दिया फिक्स पैटर्न का है, ये थोड़ा सा नया है, देखते कितने बालक इस सवाल को कर पाते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट अभी पेपर में आया है, बिल्कुल लेटेस्ट। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया कि आदमी जितने रुपए कमाता है वो टोटल इनकम है, उसमें से जो उसने टैक्स भर दिया जो उसके पास बचा वो नेट इनकम है। केवल इतनी सी परिभाषा है। जी आया किसी का 296120। 1 रुपए में 8 पैसा टैक्स देने पर एक आदमी की शुद्ध आय 3,09,580 रुपए है। यदि इनकम टैक्स को बढ़ाकर 12 पैसे कर दिया जाए
तो उसकी नेट इनकम कितनी होगी? ए ऑप्शन बता रहे हैं, 1 रुपए में 8 पैसा इनकम टैक्स होने पर एक आदमी की जो शुद्ध आय है वो इतने रुपए है। बोला है यदि इनकम टैक्स को बढ़ाकर 12 पैसे कर दिया जाए तो उसकी नेट इनकम कितनी होगी? 1 रुपए का मतलब कितना होता है? 100 पैसे। 100 पैसे, 1 रुपए का मतलब 100 पैसे। 100 पैसे में से आदमी कितना टैक्स दे रहा है? 8 पैसे। 100 रुपए में से 8 पैसे टैक्स दे रहा है, जो कि कितना हो गया? 8%। बोलो, जवाब दीजिएगा। अगर कोई आदमी 100 पैसे में से 8 पैसे टैक्स भर रहा है सरकार को, तो यानी कि वो 8% टैक्स दे रहा है। 100% में से अगर किसी आदमी ने 8% टैक्स दे दिया तो भाई उसकी इनकम बचेगी कितनी? नेट इनकम। 100 में से 8% तो टैक्स दे दिया, तो 100 में से 8 घटाइएगा, 92%, 92% उसकी नेट इनकम बचेगी कि नहीं? 92%। आप बोलोगे हां जी सर, और बची कितनी उसकी नेट इनकम है कितनी? 3,09,580 रुपए। यह पहली लाइन है जो सवाल में दी है। सवाल तो लेकिन अब यह कह रहा है कि अगर इनकम टैक्स को बढ़ाकर 12 पैसे कर दिया जाए, 100 पैसे पर आदमी अब 12 पैसे टैक्स देने लगा। कितना? 100 पैसे में से अगर आदमी 12 पैसे टैक्स देने लगे, यानी कि 12%। कितना परसेंट? 12%। तो उसकी नेट इनकम कितनी हो जाएगी? भाई कोई आदमी 100 में 12% अगर टैक्स देने लगा तो उसकी इनकम बचेगी कितनी? 88% ही तो बचेगी, 88%। आप बोलोगे हां जी सर 88% बचेगी, और आपसे 88% की वैल्यू इसमें पूछी है। 88%, 92% की वैल्यू दी है और आपसे 88% की वैल्यू पूछी है। दो तरीके हैं सवाल को करने के, या तो आप पूरी कैलकुलेशन करो, और आप पूरी कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो आप सिंपल तरीके से सोचो कि अगर ये 88 है तो 88 का मतलब है 8 और 11। आंसर 8 से और 11 से कटने वाला होना चाहिए। देखो अगर यहां 0 है, हर ऑप्शन के एंड में 0 है, तो यूनिट डिजिट भी मैच करो। है भाई, 2 से 8 4 है भाई, 2 से 8 4 गुना है, तो 8 चौक 32, यहां भी 2 गुना, यानी कि 2 यूनिट डिजिट आना चाहिए। ये वाला ऑप्शन नहीं है और ये वाला ऑप्शन नहीं है, पूरा पूरा डिवाइड होगा। अब 88 में मेरे दोस्तों छुपा होता है 11। 11 का मल्टीपल, 11 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं, इवन और ऑड प्लेसेस के सम का डिफरेंस देखो, 2 और 6 8, 8 और 2 10, ये आया 9 और 1 10 और 0, यानी कि यहां पे इवन ऑड प्लेसेस का डिफरेंस 0 आ रहा है। ये वाला नंबर 11 का मल्टीपल है क्या? ये वाला नंबर 11 का मल्टीपल है? 2 7 9 और 2 11, और ये 9 और 8 17। 11 और 17 का डिफरेंस तो 11 का मल्टीपल नहीं हुआ, यानी कि ये 11 का मल्टीपल नहीं है। ये हो गया। तो अगर ऐसा सवाल पेपर में आता है, जानबूझ के एग्जामिनर बड़ी बड़ी डिजिट देता है कि बच्चे कैलकुलेट करने में लग जाएं, लेकिन जिस सवाल में बड़ा डाटा है, इसका मतलब यह हुआ कि वो सवाल सॉल्व ही नहीं करना होता है। उस सवाल को केवल आपको ऑप्शन से बनाना होता है। 90% सवाल ऐसे हैं बड़ी कैलकुलेशन वाले जो ऑप्शन से सॉल्व होते हैं, या तो यूनिट डिजिट लगेगा या डिजिटल सम लगेगा, या फिर आप उसमें मल्टीपल वगैरह चेक करेंगे। हां, लेकिन अगर किसी सवाल में अप्रोक्सीमेशन लिया हुआ है तो वहां आप ये सब टेक्निक नहीं लगाओगे, वहां केवल अप्रोक्स कैलकुलेट करोगे। बताइए, समझ में आई बात? आगे चलेंगे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने आपको बताया इनकम वाले सवाल। अब मैं इसके आगे आपको अगला टाइप बताऊंगा, और 4-5 सवाल ही बनते हैं एग्जाम बेस्ड। एग्जाम बेस्ड देखिए, सबसे आसान वैरायटी है परसेंटेज की एग्जाम बेस्ड, जो पेपर में पूछे जाते हैं एग्जाम बेस्ड सवाल। ठीक है जी, ध्यान से समझिएगा। मैं आपको छोटी सी इसकी बेसिक बात बताता हूं कि ये है बॉर्डर लाइन। मैं आपसे पूछता हूं, ये बॉर्डर लाइन है। बॉर्डर लाइन मतलब पासिंग परसेंटेज। जो इस बॉर्डर लाइन से पीछे वो बच्चा फेल हो जाएगा, और जो बॉर्डर लाइन से आगे है वो पास हो जाएगा। यही तो कहने का मतलब है। आप बोलोगे हां जी सर। स्टूडेंट, मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूं कि एक स्टूडेंट पासिंग मार्क्स से 50 नंबर ज्यादा लाया। एक लड़का है जो पासिंग मार्क्स से 50 नंबर ज्यादा लाया। एक दूसरा लड़का है जो पासिंग मार्क्स से 20 नंबर कम लाया, यानी कि 20 नंबर से फेल हो गया। तो इन दोनों बच्चों के मार्क्स में, इन दोनों बच्चों के नंबर्स में कितने का अंतर होगा, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा बताना मुझे। ठीक है भाई, टोटल मार्क्स हमेशा 100% होता है। एक बेंच मार्क होता है भी
कि 40% या 50% जो इतने नंबर लाएगा वो पास हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं पासिंग परसेंटेज। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक स्टूडेंट पासिंग मार्क्स से 50 नंबर ज्यादा लाया, यानी कि वो 50 नंबर से पास हुआ। एक दूसरा लड़का है जो पासिंग मार्क्स से 20 नंबर कम लाया, यानी कि वो 20 नंबर से फेल हुआ। तो क्या हम यहां से ये पता लगा सकते कि दोनों के कितने नंबर आए? नहीं पता लगा सकते। क्या हम ये पता लगा सकते दोनों के नंबर का योग क्या है? नहीं पता लगा सकते। हम केवल इस जानकारी से एक ही चीज पता कर सकते हैं, वो है दोनों बच्चों के मार्क्स में डिफरेंस। एक बॉर्डर लाइन के उधर है, एक इधर है। ये बॉर्डर लाइन से 50 नंबर ज्यादा लाया है, ये 20 नंबर कम लाया है। तो हम केवल यहां से दोनों के मार्क्स का डिफरेंस निकाल सकते हैं। जब 50 में से आप -20 को घटाएंगे तो जोड़ के 70 हो जाएगा। तो दोनों के मार्क्स में 70 नंबर का डिफरेंस है। हर बच्चे ने बता दिया। अगर ये सेम ही तरफ होते, अगर मैं आपसे कहता कि भाई एक स्टूडेंट बॉर्डर लाइन से 50 नंबर ज्यादा लाया है, 50 से पास हुआ, दूसरा नंबर बॉर्डर लाइन से पासिंग मार्क्स से 20 नंबर ज्यादा लाया है, अब दोनों के मार्क्स में कितना डिफरेंस होगा? अब दोनों के मार्क्स में कितना डिफरेंस होगा? तो अब एक ही तरफ है। ये लड़का 50 नंबर ज्यादा लाया पासिंग मार्क्स से, ये वाला लड़का 20 नंबर ज्यादा लाया है। अब मेरे दोस्तों दोनों बॉर्डर लाइन के एक ही तरफ है, दोनों स्टूडेंट के मार्क्स में 30 नंबर का डिफरेंस होगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये कंसेप्ट केवल परसेंटेज में ही नहीं, प्रॉफिट लॉस में और टाइम एंड वर्क में भी इस्तेमाल होता है। ये छोटी सी बात है, आपको इसके अलावा कुछ जानना ही नहीं है। सवाल नंबर है आपके सामने 4, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन करेंगे केवल, और बिल्कुल लेटेस्ट। एक इंजीनियरिंग के छात्र को पास होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने होंगे। एक इंजीनियरिंग का लड़का है, अगर उसे एग्जाम में पास करना है तो 45% नंबर लाने होंगे। आप एसएससी वाले हैं, आप 45% पे सबसे लोएस्ट कैटेगरी में आएंगे। आपको पास होने के लिए आज के हिसाब से कम 85% नंबर लाने पड़ेंगे, कम से कम 85%। तो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, पास होने के लिए 45% नंबर लाने होंगे। वो 157 नंबर लाता है और 23 नंबर से फेल हो जाता है, 23 नंबर से। तो पूछा है मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? जवाब दीजिएगा दोस्त। 45% लाने हैं पास होने के लिए, 157 नंबर लाया लेकिन फेल हो गया 23 नंबर से। तो पास कब होता? जब 157 नंबर से 23 नंबर ज्यादा लाता, यानी कि मेरे दोस्तों 180 नंबर अगर लाता तो जाके पास होता। यानी कि 45% की वैल्यू 180 है, तो 1% की वैल्यू कितनी है? 4। 45 चौका 180, 4। ये 1% की वैल्यू है। आपसे पूछा है मैक्सिमम मार्क्स 100%, तो 100% की वैल्यू है 100 से मल्टीप्लाई कर दो 400। 400 अधिकतम अंक है। मजाक की बात नहीं है, मुझे पता है आपको आता है, लेकिन पेपर का स्टैंडर्ड ही आजकल इतना गिरा हुआ है कि ऐसे सवाल भी एग्जामिनर डिफिकल्ट समझ के देता है। एक और बनाइएगा जल्दी से, सवाल नंबर 5। अब यहां पे एक बच्चे की नहीं, 2 बच्चे की कहानी है। एक लड़का है, 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से फेल हो गया। फेल होने का मतलब बॉर्डर लाइन से 50 नंबर कम आए हैं। एक और दूसरा स्टूडेंट है जिसने 42% अंक निकाले हैं और उसके पासिंग मार्क्स से 58 नंबर ज्यादा आए हैं, उसके 58 नंबर ज्यादा आए हैं। तो बोला है एग्जाम के लिए पासिंग मार्क्स कितने हैं? जवाब दीजिएगा। परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक कितने हैं, मतलब कितने अंक लाए कि वो पास हो जाएं? बोलिए। देखिए सिंपल सी बात, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर मार्क्स में डिफरेंस। लॉजिक सुनेगा, परसेंटेज में डिफरेंस, मार्क्स में डिफरेंस। अभी मैंने समझा कि इस जानकारी से केवल आप मार्क्स का डिफरेंस बता सकते हो और कुछ बता ही नहीं सकते। एक लड़का ऐसा है जो 50 नंबर से फेल हो गया, दूसरा लड़का ऐसा है जो बॉर्डर लाइन से 58 नंबर ज्यादा लाया है। इन दोनों लड़कों के मार्क्स में अंतर कितना है? 58 और 50, 108 का अंतर है, 108 का। आप बोलोगे हां जी सर यही है। अगर मैं उनके परसेंटेज की बात करता हूं तो 30% नंबर लाया है, 42% नंबर लाया। इनकी परसेंटेज में कितने का डिफरेंस है? 12% का। 12% का आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि 12% की वैल्यू 108 है। तो परसेंट में डिफरेंस बराबर मार्क्स में कितना डिफरेंस आया है? तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 12 नंबर 108, यानी कि 9। अगर मैक्सिमम मार्क्स पूछता, 3 सवाल बनते यहां से, मैक्सिमम मार्क्स पूछता तो 100% निकाल लेते 900, दोनों तरफ 100 से गुणा कर लेते 900। पूछा है पासिंग मार्क्स कितने हैं, पासिंग मार्क्स।
अब चाहे पहले केस से सॉल्व कर लो चाहे दूसरे केस से सॉल्व कर लो, इच्छा आपकी है। पासिंग मार्क्स ये पूछा है ना, तो मैं पहले लड़के से आपको सॉल्व करके बताता हूं। भाई पहला लड़का 30% नंबर लाता है, 30%, और 50 नंबर से फेल हो गया, तो पास होने के लिए 30% से 50 नंबर और ज्यादा चाहिए, यही तो बात है। भाई ये परसेंटेज में, ये एक्चुअल मार्क्स हैं, अलग है दोनों में, 30 और 50 जोड़ के 80 मत कर देना। भाई ये लड़का 30% नंबर लाता है और 50 से फेल हो जाता है, तो पास होने के लिए 50 नंबर और चाहिए। आप हमें खुद बताओ कि 1% का मतलब 9 के बराबर है, तो 30% कितना होगा? 270 नंबर के बराबर। अगर 1% 9 नंबर के बराबर है तो 30% 270 नंबर के बराबर होगा, तो 270 से 50 ज्यादा, यानी कि पासिंग मार्क्स हो गए 320। ये आंसर हो जाएगा। इस सवाल में अगर एग्जामिनर ने यह पूछा होता, पासिंग मार्क्स ना पूछ के कि बताओ पास होने के लिए कितने प्रतिशत नंबर चाहिए, तो कैसे करते पास होने के लिए? पासिंग परसेंटेज अगर एग्जामिनर ने पूछा होता तो कैसे करते? 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो भी बच्चों चाहे आप पहले केस से निकालो चाहे दूसरे केस से, इच्छा आपकी, आप कर सकते हैं। पहले केस से बता देता हूं चलो आपको। पहला लड़का 30% नंबर लाता है, 50 से फेल हो गया, तो पास होने के लिए उसको चाहिए 50 नंबर। अब मुझे परसेंटेज में बताना है बच्चों, अगर 9 नंबर 1% के बराबर है तो आपको 50 नंबर कितने परसेंट के बराबर है, यही तो निकालना है। अगर 9 नंबर की वैल्यू 1% है तो 1 नंबर की वैल्यू कितनी है? 1/9%, यही है। तो 50 नंबर की वैल्यू कितनी है? दोनों तरफ 50 से गुणा कर दो। 50 नंबर की वैल्यू होगी जी 50/9%। आप बोलोगे हाँ जी सर, 50/9%, यही है। तो यानी कि 50 नंबर जो होंगे उनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया, 50/9%। यह आएगा 270 + 50, 320/9% इस सवाल का आंसर है। तो हम ये करते, बोलेगा समझ में आई? तो यहां से तीनों चीजें पूछी जा सकती है, मैंने आपको तीनों निकाल के बता दी। आपसे एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले आप कर सकते हैं। आगे चलेगा सवाल नंबर 6। एग्जाम बेस्ड सवाल है, ये परसेंटेज का सबसे इजी टाइप है, लेकिन हर साल पेपर में एक ना एक सवाल तो आता ही है, चाहे प्री के पेपर में चाहे मेंस के पेपर में, हर दूसरी तीसरी शिफ्ट में। बनाओ, एक एग्जाम में लड़के तथा लड़कियों के न्यूनतम अंक क्रम से 35% और 40% है। तो एक एग्जाम हुआ, बॉयज और गर्ल्स के जो मिनिमम मार्क्सिंग मार्क्स हैं 35% और 40% है। ये भेदभाव है भाई। हमारी सरकार कहते हैं लड़का लड़की एक बराबर, जबकि ग्राउंड लेवल में हकीकत क्या है कि एग्जाम में पास होने के लड़के को जो है 35% चाहिए। ठीक है भाई, फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, हिंदी इंग्लिश में अलग अलग लिखा हुआ है, इंग्लिश वाला पढ़ेंगे भाई। एक एग्जाम में पास होने के लिए लड़कियों को 35% चाहिए और लड़कों को चाहिए 40%। गलत बात है भाई, इधर लड़कियां लिख दो, इधर लड़के, ठीक है। तो लड़कियों को 35% नंबर चाहिए, लड़कों को 40%। एक लड़का बेचारा 483 नंबर लाता है और 117 नंबर से फेल हुआ, बुरा हाल है उसका, फेल हो गया। तो लड़कियों के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हैं बताओ? एक लड़का बेचारा 483 नंबर ला रहा है और फिर भी 117 नंबर से फेल हो गया, तो पास होने के लड़के को नंबर कितने चाहिए? 483 में 117 जोड़ेंगे 600, तो पास होने के लड़के को 600 नंबर चाहिए, जबकि चाहिए कितने? 40%। तो 40% की वैल्यू 600 है, कितने गुना? 15 गुना, 15 चौका 60, ये 15 गुना है। तो लड़कियों के पासिंग मार्क्स पूछे, लड़कियों के पासिंग मार्क्स तो 35% है, तो 35% की वैल्यू भी 15 गुना होनी चाहिए, इसको 15 से गुणा कर दीजिएगा। अब देखो गुणा भी दिमाग में करो, या तो आप ऑप्शन से कर लो, अगर एग्जैक्ट भी करनी है तो पहले 15 की 30 में 450, फिर 15 की 5 में 75, 450 में 75 जोड़ लेंगे 525, 525 है। मतलब लड़का इतना खराब है कि लड़का लड़की बन के भी फॉर्म भर दे तो भी फेल ही है, इतनी हालत उसकी खराब है। यस, वेरी गुड, सब स्टूडेंट का आंसर आ गया है। आगे चलेंगे सवाल नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, सीजीएल 2022 के प्री के एग्जाम का एज इट इज पूछा हुआ सवाल है,
और शायद अब कोई एसएससी का ऐसा एग्जाम बचा भी नहीं है जिसमें इस लैंग्वेज का सवाल ना आया हो, सेम टू सेम इसी लैंग्वेज का। एक एग्जाम पास करने के लिए कुल मार्क्स में से 48% चाहिए और विशेष योग्यता के साथ प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए 80%, यानी कि फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन लाने के लिए 80% नंबर चाहिए। एक लड़का 48% पे पास हो जाएगा, जबकि फर्स्ट क्लास अगर चाहिए तो 80% नंबर लाने पड़ेंगे। एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके 817 नंबर आए हैं और वो 47 अंकों से फेल हो गया, 47 से फेल हो गया। तो आपसे पूछा है फर्स्ट क्लास लाने के लिए उसे कितने नंबर प्राप्त करने पड़ेंगे, बताइए जल्दी से। फर्स्ट क्लास के लिए बताइए भाई, पास होने के लिए एक लड़के को कितने नंबर चाहिए? 48%। आप बोलोगे हां जी सर 48%। लड़का ऐसा है कि 817 नंबर लाया है और 47 से फेल हो गया, तो पास होने के लिए 817 से 47 नंबर ज्यादा चाहिए, यानी कि कितना? 864। तो 48% की वैल्यू 864 है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। बोला है आपसे फर्स्ट क्लास के लिए कितने नंबर चाहिए? 80%। तो आपको 80% की वैल्यू निकालनी है। वैसे भी आंसर 80 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो भाई। 48% की वैल्यू 864 है, 80% निकालना है। तो अगर मैं 6 से भाग कर दूं दोनों तरफ को, कि 6 48 होता है, 6 से भाग करूंगा तो कितना आएगा? 6 कम 6 24, 6 चौक 24। 8% की वैल्यू 144 है, तो 80% पास होने के लिए, उस डिस्टिंक्शन के लिए चाहिए 1440 नंबर। फर्स्ट क्लास के लिए कितने नंबर चाहिए? 80%। दोनों तरफ 10 से गुणा कर दो। तो ऐसा नहीं कि आप पहले 1% की वैल्यू निकाल रहे हैं फिर 80 की वैल्यू निकाल रहे हैं। 48 से डायरेक्ट 80 पे जाने का सोचो, तो दोनों तरफ 6 से भाग करो 8 आ जाएगा, फिर 10 से गुणा कर दो। अरे समझ में आई ये बात आप लोगों को? आप बोलोगे हां जी सर। ये बताइएगा, सवाल नंबर है आपके सामने 8। पंकज जी कह रहे हैं सर हर क्वेश्चन में लड़कों को फेल कर रहे हैं। अरे पंकज भाई आजकल हकीकत यही है, इसलिए एग्जामिनर भी सवालों में सारे में लड़के ही फेल करवाता है। एक भी सवाल ऐसा नहीं जिसमें कोई लड़की फेल हुई हो। रोहित जी कह रहे हैं सर मॉक कहां से दें और कब से दें? रोहित अभी तो 10-15 दिन रुक जाओ, उसके बाद मॉक देना। मॉक कहीं से भी दो। सैटरडे संडे को लाइव मॉक टेस्ट होते हैं कई सारी वेबसाइट पे, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, उसको तो जरूर ध्यान से दो। एक एग्जाम में एक लड़का x% नंबर लाता है और a मार्क्स से फेल हो जाता है। एक लड़का x% नंबर लाया और a नंबर से फेल हो गया। एक और दूसरा लड़का है जो y% नंबर लाया है और b मार्क्स से पास हुआ, b मार्क्स से पास हुआ। तो आपसे पूछा है एग्जाम के मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, अधिकतम अंक कितने हैं? सवाल सीडीएस के पेपर का है, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है 2019 का। वेरिएबल में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। एक लड़का एग्जाम में x% नंबर लाता है और फेल हो गया, यानी कि x% कम है। भैया x% लाके फेल हो रहा है, यानी कि वो बॉर्डर लाइन से कम है x%। y नंबर लाके पास हो रहा है, बॉर्डर लाइन से ज्यादा है। तो परसेंटेज में कितना डिफरेंस आया? y माइनस एक्स। y में से x घटाएंगे, परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? ये y% लाया, x% लाया, तो परसेंटेज में डिफरेंस है y माइनस एक्स। जबकि मार्क्स में कितने का डिफरेंस है? ध्यान से देखो भाई, ये a नंबर से फेल हो गया, ये b नंबर से पास हो गया, तो b और माइनस a में कितना डिफरेंस है? घटाएंगे, एक बॉर्डर लाइन के उधर एक उधर है, तो आप कहोगे सर b प्लस ए। तो y माइनस x% की वैल्यू डायरेक्ट b प्लस ए है। तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आएगी जी? b प्लस ए को आप a प्लस बी भी लिख सकते हो। ये y माइनस एक्स नीचे चला जाएगा अपॉन y माइनस एक्स। समझ में आया? तो 100% की वैल्यू आएगी 100 से गुणा कर देंगे, a प्लस बी अपॉन y माइनस एक्स गुणा 100, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आधे बच्चे गलती करेंगे, यही नहीं पहचान पाएंगे कि x% बढ़ा है कि y% बढ़ा है। x% लाके फेल हो रहा है तो ये कम होगा, y% पे पास हो रहा है तो ये ज्यादा होगा। जी सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 का आंसर मुझे आप में से हर एक बच्चे से चाहिए, थोड़ा सा चेंज है बस, और मात्र 30 सेकंड का टाइम है आप लोगों पे। अगर 30 सेकंड में सवाल कर दे तो आप सही दिशा में जा रहे हैं।
जितना मैं करा रहा हूं मेंस के लिए केवल उतना ही काफी है। अगर उसके अलावा आप खुद से केवल मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट तो आपको ही लगाने पड़ेंगे क्योंकि मॉक टेस्ट से आपकी स्पीड बूस्ट होगी, वो मैं नहीं करवा सकता। उतना ही काफी है जितना मैं करवा रहा हूं। रितेश सिंह पूछ रहे हैं सर ये फॉर्मूला है। देखिए फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं है, फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, केवल कंसेप्ट से समझना है। पूरे परसेंटेज में मैं आपको एक भी फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, ना परसेंटेज में ना रेशियो में, कोई जरूरत ही नहीं है। हर एक स्टूडेंट से मुझे इस सवाल का आंसर चाहिए, थोड़ा सा चेंज है इस सवाल में। यस वेरी गुड, सब बच्चों का आंसर आ रहा है। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन कैसे आ जाएगा भाई? यस, ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 42.5%। ए ऑप्शन सवाल में साफ साफ ये बोला गया था कि एक लड़का 28% अंक प्राप्त करता है और वो 58 नंबर से फेल हो जाता है, 58 नंबर से फेल। लेकिन जब वह 41% अंक स्कोर करता है तो 6 अंकों से फेल हो जाता है, असफल हो गया 6 अंकों से। यानी कि दोनों ही केसेस में फेल हो रहा है। जब वो 28% नंबर लाया तो वो 58 नंबर से फेल हो गया, और जो 41% नंबर लाया तो फिर 6 नंबर से फेल हो गया। दोनों लड़के बॉर्डर लाइन के, दोनों केस एक ही तरफ हैं। पासिंग परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज में कितना डिफरेंस है भाई? परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? 41 और 28 13% का। जबकि मार्क्स में कितना डिफरेंस है? पहले 58 से फेल हुआ था, अब 6 नंबर से फेल हुआ, तो 52 नंबर का डिफरेंस है, 52 का। तो 13% की वैल्यू 52 है, तो 1% की वैल्यू 4 है। पासिंग परसेंटेज पूछा है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, गलती नहीं सही करते पर लंबा करते हैं कि पहले टोटल मार्क्स निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे नंबर, पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए, फिर परसेंटेज निकालेंगे। ऐसा नहीं करना। पासिंग परसेंटेज पूछी है तो डायरेक्ट पासिंग परसेंटेज पे ही अटैक करो। पासिंग परसेंटेज क्या है मेरे दोस्तों? पासिंग परसेंटेज क्या है, जवाब दीजिएगा। चाहे पहला लड़का पकड़ लो, पहला केस चाहे दूसरा केस, 41% नंबर लाता है, 6 नंबर से फेल हो गया, तो पास होने के लिए 41% से 6 नंबर ज्यादा चाहिए। अगर 4 नंबर 1% के बराबर है तो 6 नंबर कितना होगा भाई? 4 का 6 क्या रिलेशन है? 1.5 गुना है। 4 का 1.5 गुना करेंगे 6 आएगा, 15 चौका 60। यानी कि 6 नंबर जो वो 1.5% के बराबर होगे कि नहीं होगे? यानी कि 41% से पास होने के लिए 1.5% ज्यादा चाहिए, यानी कि 42.5%। समझ में आई आपको बात हमारी? ये करेगा मेरे दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है इस पर, नहीं लास्ट नहीं है अभी, ये बताइए जल्दी। सवाल नंबर 10, एग्जाम बेस्ड 10 नंबर सवाल। ये इस लैंग्वेज पे एग्जाम की बेस्ट क्वेश्चन है। मतलब सवाल कतई भी मुश्किल नहीं है, सवाल की लैंग्वेज को टिपिकल किया गया। आजकल एग्जामिनर यही करता है, या तो तेरे को 3 चीजें हर सवाल में देखने को मिलेगी, या तो सवाल की लैंग्वेज को कंफ्यूजिंग बनाएगा, या फिर सवाल में डाटा बहुत बड़ा बड़ा यूज कर देगा, समझ में आया, और या सवाल की जो है ओवरऑल नया ही क्वेश्चन दे देगा अगर उसे कुछ अच्छी चीज बनानी है तो। विकास जी कह रहे हैं सर थोड़ा स्लो पढ़ा दो। विकास भाई अगर हम इससे स्लो पढ़ाएंगे तो आपका विकास होना असंभव है। इससे स्लो पढ़ाएंगे तो हम चीज ही नहीं कवर कर सकते। मैंने आपको क्या बताया कि परसेंटेज में 15 तरह की चीजें हैं, 15 तरह की। चीनी वाले सवाल हैं, परसेंटेज वाले सवाल हैं, ए गुणा बी कांस्टेंट है, मेंसुरेशन वाले सवाल हैं, एग्जाम वाले सवाल हैं, डेविएशन वाले सवाल हैं, सक्सेसिव का कंसेप्ट है, इलेक्शन वाले सवाल हैं, कमीशन वाले सवाल हैं, वेन डायग्राम वाले सवाल हैं, मिसलिनियस वाले सवाल हैं। ठीक है ना, और भी बहतरी चीज है। और अगर मैं उन पे 8-8 7-7 8-8 सवाल भी करवाऊं तो भी 100+ क्वेश्चन होंगे। हमारे पास समय केवल 4 क्लास का है। आप हमें खुद बताओ, अगर हम इससे स्लो करेंगे तो इस हिसाब से तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप इसको दोबारा रिपीट करके देख लो अगर किसी बच्चे को दिक्कत है, लेकिन पढ़ेंगे हम इसी स्पीड से, और अभी भी स्पीड कम है, कल से स्पीड और बढ़ाएंगे, ये स्पीड भी कम है। फाइनल एग्जाम में विष्णु ने 52% और आशा ने 64% अंक प्राप्त किए।
तो फाइनल एग्जाम हुआ, विष्णु के 52% नंबर आए, आशा के 64% नंबर आए। विष्णु द्वारा प्राप्त अंक रमेश द्वारा प्राप्त अंकों से 23 कम हैं और आशा के जो अंक हैं वो रमेश से 34 ज्यादा हैं। गीता एक लड़की है जिसने 84% अंक प्राप्त किए हैं, उसके कितने अंक है? गीता का स्कोर क्या है? देखो, विष्णु के 52% नंबर आए, आशा के 64% नंबर आए। अब एक नया करेक्टर घुसा दिया इसमें, रमेश, जिसका सवाल से कोई लेना देना नहीं, बस जबरदस्ती घुसा दिया कि भाई रमेश के जो भी नंबर आए हैं, रमेश के, विष्णु के जो नंबर है वो रमेश से 23 कम है। विष्णु के नंबर जो रमेश से 23 कम है विष्णु के, और आशा के जो नंबर हैं वो रमेश से 34 ज्यादा हैं। आशा के जो नंबर हैं रमेश से 34 ज्यादा हैं। तो इस जानकारी से मैं क्या निकाल सकता हूं? मैं केवल यह पता लगा सकता हूं कि आशा और विष्णु के मार्क्स में डिफरेंस कितना है, और तो कुछ निकलेगा नहीं। कितने का डिफरेंस है भाई? रमेश से 34 नंबर ज्यादा आए हैं, आशा के विष्णु के 23 नंबर कम आए, तो 34 और -23 का डिफरेंस आएगा जी 57। 34 और 23 57, तो दोनों के मार्क्स में 57 नंबर का डिफरेंस है। और परसेंटेज में डिफरेंस कितना है? विष्णु के 52% नंबर आए, आशा के 64 आए हैं, तो परसेंटेज में 12% का, 64 में से 52 घटाएंगे 12% का, तो 12% की वैल्यू 57 है। समझ में आया? ये पूरा तो कटेगा नहीं, 19 आ रहा है ना। पूछा गीता, गीता एक लड़की है जिसके 84% नंबर आए, तो आपसे पूछा है गीता का स्कोर कितना है? 84% गीता का स्कोर है, बताना कितना। तो भाई 12% की वैल्यू दी है, 84% की वैल्यू दी है, तो डायरेक्ट कूच करो ना, इस पे कैसे आएगा 12 से 84? तो आप कहोगे सर सीधा सीधा 7 गुना करना है, 12 7 84। ऐसा नहीं कि आप पहले 1% निकालो फिर करते रहो, कर सकते हैं वैसे भी, पर टाइम ज्यादा लगेगा। तो इधर भी 7 गुना करना है आपको। 7 गुना करेंगे तो 7 की 50 में 350, 7 की 7 में 49, 350 में 49 जोड़ेंगे 399, 399। ठीक है ना, जैसे कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। देखो, ये जो चीज मैं आप बार बार लिख के बता रहा हूं ना, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, ये कुछ नहीं करना। जितना आपके सामने अब लिख रहा है ना बोर्ड पे, पेपर में आपको इतना करना है, अगर ये आएगा सवाल पेपर में तो। ठीक है जी, आगे चलेंगे, बताएंगे। सवाल नंबर 11 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर जो 11 है 2021 के सीजीएल के मेंस के ही एग्जाम का है, पूछा हुआ एज इट इज, और मुझे हर लड़के से सवाल का आंसर चाहिए। यही लेवल है जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बहुत मुश्किल है ही नहीं। क्या कह रहा है ये? वीआईपी गॉड साहब भाई कह रहे हैं, यूं तो मैं खाने से होश में निकल आता हूं मैं, लेकिन जब से तेरा दीदार हुआ है मेरे पैर लड़खड़ाने लगे हैं। वीआईपी गुड साहब भाई, कुछ समय के लिए किसी का दीदार करना बंद कर दो, बात करना बंद कर दो, केवल पढ़ाई पे ध्यान लगाओ आप। और केवल सीजल तक आपको ऐसा नहीं करना, सीजल के बाद भी आपको चुप नहीं बैठना है। जैसे ही सीजल का पेपर खत्म होगा, साथ साथ में सीएचएसएल का शुरू हो जाएगा, तो ये प्रोसेस आपको करना 4 महीने तक, अपने पैर लड़खड़ाने नहीं देने बिल्कुल भी। एक एग्जाम में बी ने ए के मार्क्स से 20% ज्यादा स्कोर किया, अच्छा, और ए ने सी से 10% कम स्कोर किया। डी ने सी से 20% ज्यादा स्कोर किया। तो आपसे पूछा है डी के जो मार्क्स है वो ए से कितना परसेंट कम है, ज्यादा है। डी के जो मार्क्स हैं वो ए से कितना परसेंट ज्यादा है। आपको ए और डी के बीच में रिश्ता चाहिए, ए और डी के बीच में। अब बताओ, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। पहली लाइन में रिलेशन दिया है, बी के मार्क्स जो है वो ए से 20% ज्यादा है। दूसरी लाइन में बोला है ए ने सी से 10% कम स्कोर किया है, डी ने सी से 20% ज्यादा स्कोर किया है। तो डी और ए के बीच रिश्ता बताना है। तो बताओ, पहली लाइन का कोई मतलब बचा यहां पे? क्या इस लाइन का कोई भी मतलब है? अरे भाई, बी की कोई जरूरत ही नहीं है भाई, मुझे तो ए और डी के बीच रिश्ता ढूंढना है, और ए और डी को कनेक्ट कर रहा है हमारे बीच में बंदा सी। सवाल में साफ साफ दिया है कि ए ने सी से 10% कम स्कोर किया है और डी ने सी से 20% ज्यादा स्कोर किया है। तो भाई यहां दोनों ही सेंटेंस में सी आ गया, तो केवल सी पे ध्यान दो, बी की जरूरत ही नहीं है। वो एक्स्ट्रा लाइन आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दी, जिससे कि आप अपने कीमती 20 सेकंड खराब कर दो।
एग्जामिनर यही करता है कि बेवजह का डाटा दे देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। ए के जो मार्क्स है सी से 10% कम है, यानी कि सी के अगर 100 नंबर हैं तो ए के 10% कम 90 नंबर है, ए के 90। ठीक। डी के जो मार्क्स है सी से 20% ज्यादा हैं, अगर सी के 100 नंबर हैं तो डी के 20% ज्यादा हैं, 120 नंबर हैं डी के। ये एसीडी का रेशियो आ गया। हो सकता है आपसे यहां पे किसी के मार्क्स पूछ के किसी एक के नंबर दे के एक्चुअल बाकी दो के पूछ सकता है। ठीक है जी। अब यहां पे पूछा क्या है, बोला डी के मार्क्स ए से कितने परसेंट ज्यादा हैं, तो डी के मार्क्स ए के मार्क्स से, तो बेस क्या है ए के मार्क्स, ए के मार्क्स से 90, तो 90 से डी के मार्क्स से 120 कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है। 30/90 कितना होता है बच्चों, 1/3, और 1/3 को परसेंटेज में ही कहते हैं 33, सही 1/3%। केवल आपको इतना करना है। 1/3 को परसेंटेज में 33:1/3%। वो तरीके भूल जाओ कि आप 30 से 90 काट रहे हो 1/3, फिर 100 से गुणा कर रहे हो, ऐसे करने लगे तो कुछ नहीं होने वाला। हाँ आपका आंसर जरूर आएगा, लेकिन आप पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। सिलेक्शन तो उस बच्चे का होगा जो यहां से सीधा इस स्टेप पे आंसर मार्क करके आएगा पेपर में। ये बनाइएगा। लास्ट क्वेश्चन 12 नंबर बनाइए। सवाल नंबर 12। एक एग्जाम में पास होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। ए पास होने वाले अंक से 10% कम स्कोर करता है, बी ए से 11.11% अंक कम पाता है। तो ए और बी के अंकों के योग से सी कितने प्रतिशत अंक कम लाए कि वह पास हो जाए। देखो अभी तक मैंने आपको जितने भी सवाल कराए एग्जाम बेस सातों के सातों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, ये नया सवाल है। ठीक है ना। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं कि इस तरह की और भी बहुत सारी लैंग्वेज है जो बन सकती हैं, जिनमें आपको केवल परसेंटेज और रेशियो का नियम इस्तेमाल करना है और कुछ करना ही नहीं है। आपकी स्किल डेवलप करना है। सवालों का तो कोई अंत नहीं है, सवाल कितने भी करते जाओ। न सवाल करने से कुछ होता है स्किल डेवलप करने से कि आपके सोचने की क्षमता बढ़े केवल, और वही करना है। एक एग्जाम में पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए, यानी कि अगर टोटल नंबर 100 हैं तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 40। जो 40 नंबर लाएगा वही पास होगा। अब ए पास होने वाले नंबर से 10% कम लाया, तो 40 से 10% कम कितना होता है, 40 का 10% होता है 4 नंबर कम लाया, यानी कि ए लाया बेचारा 36 नंबर, बिल्कुल बेकार है। बी ए से 11.11% अंक कम लाता है। 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/9। तो बी ए से 11.11% कम लाता है, तो ए के नंबर 36 हैं। अब 36 का 1/9 कितना होता है मेरे दोस्तों, 36 का 11.11% भी 4 होता है, तो बी ए से भी 4 नंबर कम लाता है। 36 से 4 नंबर कितना कम हो गया मेरे दोस्तों, 32। बी लाता है 32 नंबर। अब सवाल में क्या पूछा है, तो ए और बी के अंकों के योग से, ए और बी के अंकों का योग बना कितना, तो आप कहोगे सर ए और बी के अंकों का योग बना है 36 और 32 68, 68 नंबर। तो बोला है ए और बी के अंकों के योग से सी कितने प्रतिशत अंक कम लाए कि पास हो जाए। भाई सी को पास होने के लिए पासिंग परसेंटेज 40 है, 40 नंबर चाहिए। ए और बी के अंकों का योग है 68, तो 68 से 40 कितने प्रतिशत कम है, यही तो पूछा है केवल सवाल में, कि हमारा जो बंदा सी है वो ए और बी के जो अंकों का योग है, ए और बी के अंकों का योग क्या है 68, 68 से 40 सी कितने नंबर कम लाए कि पास हो जाए। तो 68 से 40 कितना कम है बच्चों, 28 कम है 28। बेस कितना है मेरे दोस्तों 68। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, नीचे 68 आ रहा है मेरे प्यारे भाई, यानी कि ये उत्तर नहीं आएगा, 17 नीचे बचेगा ही बचेगा। ये सवाल का आंसर है, ये एनी ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता। अच्छा एनी ऑफ दीज लिखना गलत है, ये होना चाहिए नन ऑफ दीज। एनी ऑफ दीज का क्या मतलब हुआ, इन तीनों में से कोई एक ठीक है, नन ऑफ दीज। 17 आना चाहिए। बताओ जी मजा आया।
मैं तो आपको बताना चाह रहा हूं कि अकेला ऐसा सवाल नहीं है, अगर हम भी बनाने बैठे तो ऐसी 10 लैंग्वेज तैयार कर सकते हैं एग्जाम वाले सवालों की, जो आपको पेपर में दिख सकती हैं। लेकिन आपकी स्किल अच्छी होनी चाहिए, सोचने की क्षमता, आप कर लोगे। मुझे लगता है कि आप स्टेप को अच्छी तरीके से समझ पाए और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आगे चलूंगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स। अगला वैरायटी सवाल नंबर 13, ये बनाएगा जल्दी से। एक एक लैंग्वेज पे केवल हम एक एक क्वेश्चन ही करेंगे। जी, बच्चा कह रहा डायरेक्ट कर दिया था 28। देखो ऐसी गलती ना करें जैसे इस बच्चे ने करी है कि 68 से 40 कितना कम है, 28 कम है। अरे 28 तो यूनिट में है, परसेंटेज में निकालना होता है तो बेस से भाग करके 100% से गुणा करनी पड़ती है। जी ये बताइएगा, सवाल नंबर है 13 आपके सामने। सवाल CHSL 2018 के पेपर का है, उसके बाद कई सारे एग्जाम्स में इस तरह की लैंग्वेज पे सवाल आया है। एक ही मैं आपको करवाऊंगा, बनाओ। एक से बड़ी किसी संख्या के लिए उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के योग का 20% है। तो आपसे पूछा है संख्या का जो स्क्वायर है इसके घन से कितना परसेंट कम है। वेरी वेरी लॉजिकल और खतरनाक सवाल। देखो सबसे पहले पहली लाइन से आप मुझे बताओ दुनिया की वह कौन सी संख्या है जो एक से बड़ी है, और उस संख्या और उसका जो रेसिप्रोकल है, जो उसका उल्टा है, उसका डिफरेंस उस संख्या और उसके रेसिप्रोकल के सम का 20% है। ऐसी कौन सी संख्या है? ऐसी संख्या आपको हवा में पता नहीं चलेगी, पहले आपको वो संख्या पता करनी पड़ेगी। और संख्या कैसे निकालेंगे? बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है एक्स मान के, कि माना ऐसी संख्या एक्स है। सवाल में साफ साफ बोला है कि एक्स की जो वैल्यू वो एक से बड़ी होनी चाहिए। लॉजिक क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर। अब ध्यान से सुनिएगा, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम आप जानते हैं, जैसे 5 है, 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है? उल्टा 1/5। तो किसी संख्या और उसके रेसिप्रोकल यानी कि 1/x, इनका जो डिफरेंस है, जो इनका डिफरेंस है वो क्या है? सवाल के अकॉर्डिंग वो क्या है? वो उस संख्या और उसके रेसिप्रोकल के सम का, इनके योग का 20% है। इसका 20% है, ऐसा सवाल में बोला गया है। ये तो बोला गया है कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का जो अंतर है वो उस संख्या और उस संख्या के व्युत्क्रम के योग का सम का 20% है। अब आप मुझे खुद बताओ कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 1/5। अब अगर 5 की इधर गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपको समझना चाहिए कि ये 5x और इधर x, 5x माइनस x 4x हो जाएगा। भाई ये इधर गुणा करेंगे तो माइनस का 5/x, उधर 1/x, तो -5/x जब उधर जाएगा तो 1 + 5 6/x हो जाएगा। तो बच्चों ये आ गया x गुणा x, x स्क्वायर बराबर हो गया जी 6/4। 6/4 को हम लिख सकते हैं 3/2। संख्या एक से बड़ी है तो आप केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो x का जो मान आएगा वो √3/2 आ गया। ये संख्या है। ह्यूमन माइंड इतना टेक्निकल नहीं है, मेरा तो है नहीं कि आप इस संख्या को खुद से सोच पाते, तो आपको निकालनी ही पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है भाई, कि आप संख्या इस स्टेटमेंट से संख्या मन में सोच पाओ, पॉसिबल ही नहीं, आपको एक्स मान के पहले निकालना पड़ेगा। असली सवाल तो अब इसके आगे है परसेंटेज का, और ये सवाल मैंने क्यों लिया है उसके पीछे कारण भी है। बोला है कि आंसर अप्रोक्स में बताना है। बोला है संख्या का जो स्क्वायर है उस संख्या के क्यूब यानी कि घन से कितना परसेंट कम है। जब भी आपको किसी सवाल में परसेंटेज मोर या परसेंटेज लेस निकालना हो तो रेशियो ले लो। परसेंटेज कोई भी नई चीज नहीं है, परसेंटेज एक टाइप का रेशियो ही है। भाई हमने संख्या को क्या माना है? एक्स। सवाल में साफ साफ ये बोला है कि संख्या का जो स्क्वायर है वो उस संख्या के क्यूब यानी कि एक्स के क्यूब से कितना परसेंट कम है। तो आप रेशियो ले लो। हमेशा मैं लेफ्ट साइड में जो रखता हूं बेस वैल्यू को रखता हूं ज्यादातर, कि भाई संख्या का जो वर्ग है वो संख्या के क्यूब से कितना परसेंट कम है, तो आप इसका रेशियो ले लो। तो पावर 2 से पावर 3 में एक पावर कट जाएगा, ये बच गया जी x/1। अब आप मुझे खुद बताओ ये x/1 क्या है? √3/2। भाई तो √3/2 है ना, तो x/1 का मतलब हो गया √3/√2। √3/√2 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये आ गया। ठीक है, x/1 का मतलब √3/√2 यानी कि √3/√2। तो बस सवाल में ये पूछा गया कि √3 से √2 कितना परसेंट कम है, ये तो पूछा है।
√3 से √2 कितना परसेंट कम है। अब देखो आंसर्स ना काफी ज्यादा दूर दूर है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब सवाल में कैलकुलेशन बढ़ाएगा तो ऑप्शन इजी सेट करेगा। यहां पे अप्रोक्स आंसर है तो दूर दूर से उसने सेट कर दिए। वो बहुत रेयर होता है कि जब एग्जाम खुन्नस खा के बैठा हो आपसे, ऐसे भी आते हैं जब आप हर जगह हर तरीके से एग्जाम आपको फंसा देता है। अब √3 की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्स होती है 1.73। √2 का जो मान होता है वो होता है अप्रोक्स 1.414। यही तो होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर 1.414। तो 1.73 से 1.41 कितना कम है? तो आप कहोगे सर ये 2 और इसके साथ में 4 या 3, 0.32 कम है, 0.32। ऐसा नहीं कि 1.73 से 1.4 कितना कम है, 0.32 कम है अपॉन 1.73 और लगे परसेंटेज में 100% करने। ऐसे तो आप पागल हो जाओगे। जो बेस वैल्यू होती है वो हमेशा 100% होती है। आपका बेस है 1.73, ये 100% की वैल्यू है, 100%। तो 1.73 से 1.41 कितना कम है? 0.32 कम है। आपको बस ये निकालना है कि 0.32 कितना परसेंट है। 1.73 का 10% निकालेंगे तो 0.17, 0.17 का दुगना करेंगे 0.34, यानी कि 20% से कम है। 20% से हल्का सा कम ये वाला ऑप्शन है। नहीं समझे? 1.73 का अगर मैं 1.73 को 1.7 भी मान लिया जाए, 1.7 का 20% भी अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? 0.34 आएगा। ये तो फिर भी 0.32 है, यानी कि ये वैल्यू 20% से हल्की सी कम है, बहुत थोड़ी सी कम, और वो एक ही ऑप्शन है। ऐसे करना होता है आपको। हर चीज को कैलकुलेट करना, भाग करना, डिवाइड करना छोड़ दीजिए। सौरभ कह रहे x - 1/x बराबर 5, x एंड x + 1/x बराबर 1, तो x बराबर 3 क्यों नहीं आया सर? ये सौरभ का डाउट है। सौरभ तुम वाकई में मेंस की तैयारी कर रहे हो कि किसी पार्टी के कार्यकर्ता बनने की तैयारी कर रहे हो? सौरभ कह रहा है कि सर x + 1/x बराबर 5 और x - 1/x बराबर 1, यानी कि उसने रेशियो की वैल्यू को ही बराबर कर दिया। बेटा हम यहां रेशियो नहीं खेल रहे इस सवाल में, हम संख्या की एग्जैक्ट वैल्यू को बराबर कर रहे हैं। भगवान आपको थोड़ी सद्बुद्धि दे। रेशियो यहां से खेलना है, यहां तक हम संख्या का एग्जैक्ट मान निकालेंगे सीधी कैलकुलेशन करके। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके सामने सवाल नंबर है 14। इस सवाल का जवाब दीजिएगा। हाँ, उसका रैशनलाइजेशन करके भी लिख सकते हैं, पर जरूरत थोड़ना है, फिर भी आपको कैलकुलेशन करनी ही है जी। दो संख्याओं का योग 520 है। जितने भी सवाल हैं परसेंटेज की डेफिनेशन पे या परसेंटेज की डेफिनेशन पे 6-7 सवाल कराऊंगा। बहुत ज्यादा सवाल आते हैं कि इससे इतना ज्यादा कम है, ये मोर है, ये लेस है, बताओ कितना मोर लेस है, ऐसे सवाल होते हैं। दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई, छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई, तो प्राप्त संख्याएं बराबर हैं, संख्याएं बराबर हो जाती हैं। पूछा है छोटी संख्या क्या है जी। सवाल को मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, फिर मैं आपको यहां से शॉर्टकट भी बना के दूंगा, एक कंसेप्ट भी समझाएंगे फिर आगे यहां से। बोला दो संख्याएं, हमें नहीं पता कौन सी हैं दो संख्याएं, उनका योग 520 है। बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई, इसलिए मैंने आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर समझाया था। आधे लड़कों को यही नहीं पता कि 4% कम कर देंगे तो करना क्या है। हर चीज अपने आप में 100% होती है। 100% से 4% कम कर दोगे तो 96% रह जाएगी, 96%। यानी कि बड़ी संख्या जो भी थी अब उसकी वैल्यू खुद का 96% रह जाएगी। तो कमियां ज्यादा करने पर जिस नंबर से गुणा करते हैं दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये पूरे अर्थमेटिक मैथ का मजाक बना देता है अगर एक बार समझ गए तो। छोटी संख्या को 12% बढ़ाया, हर चीज अपने आप में 100% होती है, छोटी संख्या सी 12% बढ़ाओगे, 100% को 12% बढ़ाओगे तो 112% हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। दिस शुड बी इक्वल। दोनों संख्या बराबर हो जाती है तो हमने बराबर कर दिया। तो यहां से बड़ी संख्या और छोटी संख्या का रेशियो क्या आ गया? ये 96 उधर चला जाएगा, 112/96। बड़ी छोटी संख्या का रेशियो आ गया। तो आपसे आप जो है यहां पे इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि ये स्टेप आपको नहीं करना है।
आप जानते हैं कि जब भी इस टाइप की आपके सामने कोई इक्वेशन या कोई कैलकुलेशन इस टाइप की आए, आपको बड़ी छोटी संख्या का रेशियो निकालना है, तो देखो ये 112 जाता है बड़ी संख्या के पास और ये 96 जाता है इधर छोटी संख्या के पास। देखो ना, बड़ी संख्या के ये इंटरचेंज होता है, 112 इधर और 96 उधर, ये इंटरचेंज हो जाता है, आपको ये करना ही नहीं है। बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई, छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई, दोनों संख्या बराबर होंगी, तो 12% की वृद्धि हुई, यानी कि 100 + 12 इधर आ जाएगा 112। 4% की कमी हुई, 100 - 4 96 उधर चला जाएगा छोटी संख्या के पास। ये डायरेक्ट बड़ी संख्या और छोटी संख्या का रेशियो आपको लिखना है, ऐसे नहीं करना है आपको। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये किससे कट रहा है प्यारे भाई? 16 का पहाड़ याद होता तो डायरेक्ट काटते। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले 2 से काटेंगे फिर 4 से काटेंगे। बड़े नंबर से काटना सीखिए, वरना ये आपको काट देगा। 16 × 7 = 112, 16 × 6 = 96, बड़ी छोटी संख्या है 7-6 के रेशियो में। संख्याओं का योग 520 है, संख्याओं का योग है 7-6 = 13। 13 की वैल्यू 520 है, सवाल में 40 गुना। छोटी संख्या आपसे पूछी है 6, 6 की वैल्यू भी 40 गुना होगी, 240 इज द नंबर। ये आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इजी सवाल है, हर बच्चे समझ गए होंगे, मुझे तो यहां से कंसेप्ट समझाना था। ये बताओ जरा, इसको करो आप लोग, इसको करवाओ। दो नंबर हैं, बहुत बढ़िया, एहसान किया एग्जामिनर ने, 2 नंबर बताए हैं। जब पहली संख्या में 160% की वृद्धि हुई तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 86 कम है। जब पहली संख्या को आपने 160% बढ़ाया तो अब जो संख्या आई है वो दूसरी संख्या से 86 कम है। ठीक है, यदि पहली संख्या को 110 बढ़ाया जाता है तो जो संख्या मिलती है वो दूसरी संख्या से 200 कम है। दोनों संख्याओं का योग क्या है? यह सवाल बच्चों तभी सॉल्व होगा जब आपको दोनों संख्याओं की वैल्यू पता चले, फर्स्ट और सेकंड नंबर की वैल्यू पता चलेंगी तो ही यह सवाल सॉल्व होगा। पहली लाइन में साफ साफ बोला गया है कि जब पहली संख्या को 160% बढ़ाया जाता है तो जो प्राप्त संख्या होती है वो दूसरी संख्या से 86 कम है। यानी कि आपने दूसरी संख्या को छेड़ा नहीं है, केवल पहली संख्या को छेड़ा है। बोला है जब पहली संख्या को 110 बढ़ाया जाता है तो जो संख्या मिलती है वो दूसरी संख्या से 200 कम है। क्या आप इस लाइन से दोनों संख्याओं का डिफरेंस बता सकते हो? मैं आपसे कहता हूं, मेरे पॉकेट में 110 रुपए बढ़ा दोगे ना तो भी तुमसे 200 रुपए कम रहेंगे। अगर मेरे को आप 110 रुपए बढ़ा भी दोगे ना, मेरे को 110 रुपए बढ़ा भी दोगे तो भी मेरे पॉकेट में आपसे 200 रुपए कम रहेंगे। यानी कि फिलहाल में मेरे पास आपसे कितने रुपए कम है? फिलहाल में सोच के बताओ। फिलहाल में मेरे पास आपसे 200 + 110 310 रुपए कम है। मेरे पास अभी आपसे 310 रुपए कम है। अगर 110 रुपए बढ़ा भी दोगे ना तो फिर भी 200 रुपए कम ही रहूंगा मैं आपसे। समझ में आई बात? जो नहीं समझ पाते भैया वो तो भैया फिर घोड़े की गधे की चाल से ही चलेंगे। एक एक स्टेप उनको लिखना पड़ेगा कि जब पहली संख्या को 110 बढ़ाया गया है तो दूसरी संख्या से 200 कम है। तो यहां से देखिए डिफरेंस आ जाएगा दूसरी संख्या का और पहली संख्या का 310। लेकिन आप ऐसे मत सोचा करो भाई, थोड़ा दिमाग लगा के स्टेप जो है दिमाग में सोचने की कोशिश करो कि अगर पहली संख्या को हम 110 बढ़ा भी रहे हैं तो भी दूसरी से 200 कम निकलती है। यानी कि अभी वर्तमान में एक्चुअल में जो हमारी पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से 310 कम है। ये दूसरी लाइन है। अब पहली लाइन ये बोली है क्योंकि यहां से एब्सोल्यूट डिफरेंस मिला है, परसेंटेज का कोई जिक्र नहीं है, परसेंटेज का डिफरेंस है। बोला है जब पहली संख्या को 160% बढ़ाते हैं, पहली संख्या को हमने 160% बढ़ाया, जब पहली संख्या को 160% बढ़ाया, दूसरी संख्या में कोई बदलाव नहीं किया। जब पहली संख्या को हमने 160% बढ़ाया, दूसरी संख्या में कोई बदलाव नहीं किया, तो जो संख्या हमको मिलती है, ये जो प्राप्त संख्या है, अब ये दूसरी संख्या से 86 कम है। जो प्राप्त संख्या है दूसरी संख्या से कितना कम है? 86 कम है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही।
तो आपसे पूछा है दोनों संख्याओं का योग, यही सवाल है, ये सवाल था और ये मैंने आपको गणित की भाषा में लिख के बताया। कितने बच्चे समझे बात को? ये पहली संख्या दूसरी संख्या से 310 कम है। अगर पहली संख्या को 160% बढ़ा दोगे तो अब ये दूसरी संख्या से 86 कम है। दोनों संख्याओं का योग। भाई पहले ये संख्या दूसरी से 310 कम थी, आज ये दूसरी संख्या से 86 कम है, तो कितने की कमी आई मेरे प्यारे भाई? जवाब दीजिएगा। पहले 310 कम थी, आज ये दूसरी संख्या से 86 कम है, तो कितने की कमी आई मेरे दोस्तों? आप कहोगे सर 10 में 6 गया 4 और ये 30 में से 8 गया 22, 224 की कमी आई। ये कमी क्यों आई है? वाई दिस इज कमी कमिंग? आप कहोगे सर क्योंकि पहली संख्या को आपने 160% बढ़ाया है, तो पहली संख्या का 160% ही 224 के बराबर है। सेम कंसेप्ट इसे यहां भी लगेगा, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर वैल्यू में डिफरेंस। पहले ये संख्या 310 कम थी दूसरी से, आज दूसरी से 86 कम है, तो कितने का अंतर आया? 310 और 86 के बीच में 224 का अंतर आया। ये अंतर क्यों आया? ये अंतर इसलिए आया क्योंकि पहले नंबर को 160% बढ़ाया गया है, तो पहले नंबर का 160% 224 के बराबर है। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो पहले नंबर की वैल्यू कितनी है? पहले नंबर की वैल्यू मतलब 100% का मान आपको निकालना है। दोनों तरफ 16% से काटेंगे तो आप कह सकते हैं 16 एकम 16, 6 16 चौका 64, 14 है। तो पहले नंबर का 100% कितना आ जाएगा बच्चों? 10 से गुणा कर दो, 140। यानी कि जो हमारा पहला नंबर है वो 140 है, 140। और ये जो पहला नंबर है सेकंड नंबर से 310 कम है, तो सेकंड नंबर कितना है? 140 में 310 ऐड कर देंगे, 450। 450 है, 450 से 310 कमी तो 140 होता है। अब दोनों संख्याओं का मेरे प्यारे भाई यहां पर दोनों संख्याओं का योग पूछा है, 140 और 450 का योग आ गया जी यहां से 590। 590 सवाल का आंसर है। हाँ जी, अब डाउट बताओ। तेजस कह रहे हैं सर 160 इंक्रीज तो 260 होगा ना। बेटा तेजस आपने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने क्या किया? परसेंटेज में डिफरेंस बराबर वैल्यू में डिफरेंस। एक संख्या थी, आपने उसको पहली संख्या को 160% बढ़ा दिया, तो चेंज कितना किया? 160%। पहले ये संख्या दूसरी से 310 कम थी, आज 86 कम है। पहले आपके पिताजी आपके पड़ोसी से 310 रुपए कम कमाते थे, आज आपके पड़ोसी से आपके पिताजी 86 रुपए कम कमा रहे हैं, तो आपके पिताजी की तनख्वाह में कितने का अंतर आया? 224 का अंतर आया। क्यों अंतर आया? क्योंकि आपके पिताजी की तनख्वाह 160% बढ़ी है, तो पहले नंबर का 160% 224 है, तो पहले नंबर का 100%। फाइनल वैल्यू लेनी नहीं है, ठीक है भाई। राहुल कह रहे हैं लिखना पड़ेगा ये सब राहुल कह रहे हैं लिखना पड़ेगा ये सब। राहुल लिखने के लिए एक आदमी ले जाना किराए पे, आप वहां पे बैठ जाना, वो साथ साथ लिखता रहेगा। 100 रुपए घंटे पे ले जाना। तुम्हारे हाथों में दर्द हो रहा है जो लिखने में दिक्कत हो रही है तुमको, मैं आपसे कहता हूं कि हाँ ये लेवल का सवाल आ गया तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, पर आप ये उम्मीद थोड़ा ना करो कि सारे सवाल ऐसे आ जाएंगे। इसको तो चिरकुट बालक भी कर लेगा, एक आध सवाल ऐसा भी आएगा। समझ में आई बात की नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बताइएगा सवाल नंबर आपके सामने 17 परसेंटेज की परिभाषा पे सवाल है, किसी टाइप को फॉलो नहीं करता। इससे इतना परसेंट कम, ये इतना ज्यादा, बताओ क्या है? बस केवल कैलकुलेशन है। अब जैसे सवाल देखो, और खूब ज्यादा कैलकुलेशन के सवाल आते हैं सीजीएल 2022 के प्री का, कर उनको कोई भी सकता है। सवाल यह कि जल्दी कौन करेगा? प्री का सवाल है, बनाओ जरा। एक्स की इनकम वाई से 42% ज्यादा है, बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात, वेरी गुड। जेड की इनकम एक्स और वाई के इनकम के योग से 45% कम है। जेड की इनकम एक्स और वाई के योग से 45% कम है। तो पूछा जेड की इनकम एक्स से कितने परसेंट कम है? जेड की इनकम एक्स से कितना परसेंट कम है? बहुत बढ़िया सवाल, ये हुई ना बात। और आंसर अप्रॉक्स में है। 3 लड़का लोग हैं एक्स वाई और जेड, तीनों का नया नया नौकरी लगाए, कमा रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में गए हैं तीनों। डाटा बहुत आसान है, 100 मान के कर दो, क्योंकि फ्रैक्शन में बदलोगे फिर उनको फिर भी आपको वही करना है बात।
डाटा बहुत इजी है, 100 मान के करेंगे। टिपिकल होता तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करते। फिर एक्स की इनकम वाई से 42% अधिक है। इसका क्या मतलब? एक्स की इनकम वाई की इनकम से, बेस है वाई की इनकम, यानी कि वाई की इनकम अगर 100 रुपए है तो एक्स की इनकम 42% ज्यादा है। 100 रुपए से 42 ज्यादा है, 142। ये पहली लाइन है। आप बोलोगे इसको तो सर हम समझ गए। दूसरी लाइन देखो, जेड की जो इनकम है वो एक्स और वाई की इनकम के योग से 45% कम है। जेड की इनकम एक्स और वाई की इनकम के योग से 45% कम है। तो एक्स और वाई की इनकम का योग कितना है? 142 प्लस 100, 242। एक्स और वाई की इनकम का सम कितना है? 142 में 100 जोड़ेंगे 242। तो जेड की जो इनकम है वो एक्स और वाई की इनकम का योग 242 है। 242 से 45% कम है। तो बच्चों मैं जानना चाहता हूं 242 को 45% कम करोगे तो कितना आएगा? मैं आपसे जानना चाहता हूं, फटाफट करके बताओ जरा आप मुझे, क्या आएगा? ऐसा तो है नहीं कि मैं 45% निकालूंगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर अभी समझाया कि हर चीज अपने आप में 100% है। कोई संख्या 242, 100% को 45% कम कर दिया तो वैल्यू कितनी रह जाएगी? 100 माइनस 45, 55%। तो 242 का 55% आपको निकालना है। अब बताओ, ये मुझे ये बताओ कि 242 का 55% कैलकुलेट मैं कैसे करूंगा? हाउ आई विल कैलकुलेट दिस? 200, देखो 55 को ऐसे देखा करे बेटा, 50% और 5%, ऐसा नहीं मैं गुणा करने बैठ गया। 50% का मतलब होता है आधा। 242 का आधा हो गया 121, ये 50% आ गया। तो 5% कितना आएगा? बटे 10 ही तो है, एक जीरो ही तो कम करनी है, दशमलव ही तो लगाना, 12.1। और अगर मैं इनको जोड़ दूंगा तो आएगा 133.1। तो जेड की जो इनकम है 133.1 रुपए है। ऐसे करना है आपको। समझ में आई? आप बोलो तो टुकड़ों में करो, ऐसा नहीं कि 242 की 55 में गुणा करने लगे कोने में ले जाके। ना ना ना, 11/20 भी नहीं करना सौरभ। पहले 242 का 50% निकाला 121, 5% के लिए दशमलव चिपकाना है और दोनों को जोड़ दिया। समझ में आया? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। कैलकुलेशन की टेक्निक सीखना भी जरूरी है। बोला तो यह गया कि जेड की इनकम एक्स से कितना कम है, जेड की इनकम एक्स से कितना परसेंट कम है। वाई की कोई जरूरत नहीं, वाई को ऐसे इग्नोर कर दो जैसे उसने तुमको किया है नौकरी ना लगने से पहले। जेड की जो इनकम है वो एक्स से कितना परसेंट कम है अप्रोक्स में बताना है। तो जेड की इनकम बताओ एक्स से कितना कम है? कितना कम है बच्चों? ये 142 से 133 कितना कम है? 9, और ये 0.1 है, 8.9 कम है मेरे दोस्तों। समझ में? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 8.9। तो जो थोड़ा सा वैसा बालक है, 142 से 8.9 कितना कम है? 8.9 बटे 142 इंटू 100%। वो ऐसे करेगा, ये कैलकुलेट करेगा, वो पूरा फिर आंसर मार्क करेगा। हां मेरे कलेजे को तसल्ली मिल गई, ये आंसर है। ऐसे नहीं करना, उड़ाओ ऑप्शन से, ऑप्शन से करने की कोशिश करो। देखो 142 से 133.1 कितना कम है? सवाल ये रहेगा। ये बेस है 142 से, जिससे हम कंपेयर करते हैं ना, कंपेयर वो हमेशा 100% की वैल्यू होती है, 100%। अगर 142 100% के बराबर है तो 8.9 कितने परसेंट के बराबर है? यही आपको देखना है। भाई बताओ जल्दी से। ऑप्शन देखो, सारे ऑप्शन 6% के नजदीक हैं। तो अगर 142 का 6% निकाला जाए तो 140 का 6% 8.4, 2 का 6% 0.12, यानी कि आ जाएगा 8.52। 142 का अगर 6% में निकाला जाए तो 8.52 होता है, ये 8.9 है, यानी कि ज्यादा है, 8.52 से ज्यादा है। तो आंसर जो भी आएगा 6% से ज्यादा आएगा, ये नहीं है। अब दो ऑप्शन में फंस गए, एक 6.7, एक 6.3। एक ऑप्शन 6.5 से ज्यादा, एक 6.5 से कम है। तो मैं केवल मेरे दोस्तों 6.5 निकालता हूं। भाई 142 का 6% मैंने निकाला, 8.52 आया। 8.5 भी लिख सकते हो। अब मैं आधा परसेंट देखूंगा। 142 100% है तो ये 1% है। ये 100% की वैल्यू, ये 1% आ गया। तो आधा परसेंट इसका भी आधा होगा। अगर मैं 0.5% की वैल्यू निकालूं तो ये आएगी कि नहीं? तो यानी कि लगभग 0.7। और अगर मेरे दोस्तों मैं इसमें आधा परसेंट और जोड़ूंगा
तो ये 9 को क्रॉस कर जाएगा, जबकि ये तो 9 से कम है, यानी कि आंसर 6.5% से कम आएगा, यानी कि ये ऑप्शन है। देखो मैंने आपको समझाने के लिए चाहे कितना भी करा हो, कितना भी मैंने आपको टाइम लिया हो, लेकिन जिस दिन आप ऐसे खेलना सीख गए अप्रोक्सीमेशन में, सिलेक्शन तो उसी दिन होगा। वो नहीं होगा गधों की तरह काट रहे हैं पागलों की तरह। 142 सारे ऑप्शन 6% के नजदीक है, तुरंत 6% निकाला। 142 का 6% हुआ 8.52, लेकिन हमको तो 8.9 निकालना है। ये कितना परसेंट है? अगर 142 100% है तो 8.9 कितना परसेंट है, बस ये देखना है। 6% से ज्यादा होगा, दो ऑप्शन कट गए। अब एक 6.5 से ज्यादा कम है। 6% की वैल्यू ये, आधा परसेंट निकालो, दिस इज 100%। 1% निकाला है, दो जीरो दशमलव लगा दो। आधा परसेंट निकालना, उसका आधा कर दो। तो मेरे प्यार में 0.5% की वैल्यू आई है। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो 9 से क्रॉस कर जाएगा, ये 9 से कम है, यानी कि मेरे दोस्तों 6.5% से कम आएगा, 6.3। क्लियर है? 17 नंबर सवाल। जिन बच्चों की बात नहीं समझ में आती उनको मैंने सिखाया ही है कि वो एक आदमी रख लो, वो आपको कर करके देता रहेगा। 8.9 बटे 142 इंटू 100%, ये आप कर लीजिएगा मेरे दोस्तों। यही है ना? ठीक। तो मुझे लगता है कि आपको ये बातें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। आज की क्लास में मैंने आपको क्या क्या समझाया? मैंने आज की क्लास में आपको नेट इनकम वाले दो टाइप समझाए, मैंने आपको एग्जाम बेस्ड वाले क्वेश्चन समझाए, और मैंने आपको मोर लेस वाला समझाया। अभी चीजें खत्म नहीं हुई हैं। आज स्पीड हमारी थोड़ी स्लो सी, कल से हम इस स्पीड को 3x कर देंगे, 3 टाइम्स। ठीक है जी? चलो, ओके। तो बच्चों ये इस बैच की पहली लाइव क्लास थी, और कल जो है ये क्लास केवल कैरिबल एप्लीकेशन पे होगी। अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं और आप इसी तरीके से शॉर्ट मेथड सीखना चाहते हैं, जिन बच्चों ने हल्का फुल्का पढ़ा था प्री के पेपर में, या कहीं ऐसी जगह से पढ़ा कि जहां से ये तरीके बताने जाते, वो लंबे लंबे तरीके से एक्स मान के करते रहते हैं, कोई कैलकुलेशन स्किल आपको नहीं सिखाई गई, केवल कैलकुलेशन करना सिखाएगा, स्किल नहीं सिखाएगी, उनको थोड़ी सी मुश्किल होगी। केवल 3-4 दिन, 3-4 दिन बाद वो भी खिलाड़ी बन जाएंगे हमारी तरह। समझ में आया? तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई, इसकी क्लासेस शुरू हैं और 2-2.5 महीने का हमने टारगेट लिया है। थोड़ा बहुत डाउट रहता है तो इस ऑनलाइन का फायदा यह है कि आपके पास वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में 1 साल तक अवेलेबल रहेंगे, 1 साल तक वीडियो रहेंगे अवेलेबल। आप उनको रिवाइज करके देख सकते हो। समझ में? आपको उतना ही पढ़ाऊंगा जितनी जरूरत है, लेकिन हर टाइप का एक सवाल, चाहे वो इजी हो, चाहे वो मॉडरेट हो, चाहे वो डिफिकल्ट हो, मैं कराऊंगा। बहुत सारे टीचर्स करते हैं कि इजी इजी करा देते हैं, क्योंकि उनको पहले पता है कि मुश्किल में बच्चा भाग जाएगा, पर हम ऐसा नहीं करेंगे, नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं पहले कह रहा हूं कि 30 में से 26 सवाल इजी हैं, 3-4 सवाल ही मुश्किल है। 26 सवाल की तैयारी 1 महीने में की जा सकती है, और 3-4 साल की तैयारी के लिए भी 1 महीना चाहिए मेंस में। ये फर्क है, लेकिन हम दोनों ही करवाएंगे आपको।
तो आप शॉर्ट चाहते तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए धन्यवाद।